हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 3, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल देखेंगे और कोशिश भी यही करेंगे कि आज इसके साथ गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन वगैरह आज ही कंप्लीट कर ले और आज ये चैप्टर को ख़त्म करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो पिछली लेक्चर में जो लास्ट को एक क्वेश्चन दिया गया था उसको पहले डिस्कशन करेंगे और उसका आंसर देखेंगे, और तुम लोगों में से जिन्होंने भी उसको ट्राई किया था वो थोड़ा अपना आंसर भी चेक कर लेगा, और बाकी जिन्होंने ट्राई भी नहीं किया था वो कम से कम ये सॉल्यूशन तो देख लो। सभी को बोला था कि थोड़ा आंसर करके ट्राई करना और उसके बाद कमेंट करना। किसी ने भी कमेंट नहीं किया, बस एक दो ही स्टूडेंट्स का आंसर आया था, नहीं तो बाकी किसी ने रिप्लाई ही नहीं किया उस चीज़ का। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी उसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन है जो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और वो कैसे एक्सेलरेट होता है? वो एक्सेलरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिया गया है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। उसका डिस्टेंस भी हमें दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। बस हमें पूछा है टाइम पर ट्रैवलिंग। पहले हमें क्या करना है? पहले हमें इसका फोर्स निकालना है कि कौन सा फोर्स इसको एक्सेलरेट करा रहा है। वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ क्या होता है? हाँ, उसका फॉर्मूला होता है Q × E। Q मतलब वो स्पेसिस जो है उसका चार्ज, और उसके साथ उसके ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसका चार्ज होगा E के बराबर, जिसका वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। चलो अभी इसको पुट करते हैं। अभी हम निकालते हैं फोर्स का वैल्यू। कैसे होगा? यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻19, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 10⁻⁴। अब यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। अभी फोर्स निकालने के बाद हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। और हमें क्या पता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। और यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया गया है तो इलेक्ट्रॉन का मास डालेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन का मास मैंने बताया था पिछली वीडियो में, कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। बस इस फॉर्मूला को पुट करते हैं और हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। 3.516 × 10⁻15 इसका अराउंड आएगा, इसी के अराउंड अप्रोक्सीमेट आएगा। तुम थोड़ा इसको और एक बार चेक कर लेना, यही आंसर हो रहा है। और क्या है, तुम्हें कैलकुलेशन तुम खुद करना है, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस होने का, ताकि एग्ज़ाम में तुम कर पाओ। अभी अगर तुम बस ऐसे ही सॉल्यूशन देखते चले जाओगे तो फिर एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे उस चीज़ों को। ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम में तुम्हें कैलकुलेटर वगैरह दिया जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन हमें मिल गया, इसको इस साइड में लिख लेते हैं। कितना मिला? 3.516 × 10⁻15, यह है एक्सेलरेशन। और हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है। मैंने बताया था कि अभी हमें क्या इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करना है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा वाला मैंने बताया था? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या दिया गया है? डिस्टेंस दे दिया गया है और तुम्हारे पास एक्सेलरेशन पता है, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 है। तुम्हें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? 6/100 मीटर। डिस्टेंस भी पता है, तो हम अप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या है? सेकंड इक्वेशन मोशन जो होता है D = U × T + ½ AT²। अब देखो, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये वाला टर्म टोटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया? अब हमें ये मिल गया D = ½ A × T²। समझ में आया? तो अब हम इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा?
टी इक्वल टू 2D बाय ए का अंडर रूट। ये समझ में आया? देखो यहाँ पर क्या था, d इक्वल टू हाफ AT² था। तो अगर हम थोड़ा 2 को इस साइड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2D इज इक्वल टू AT²। अब बस अगर a को इस नीचे डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D बाय ए इक्वल टू हो जाएगा T²। अब बस दोनों साइड अगर रूट ओवर ले लें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2D बाय ए इक्वल टू T। अब हमें क्या, D भी पता है, A भी पता है, 2 तो कांस्टेंट है। अब बस टाइम इसी से निकालना है। तो क्या है, हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं। 2 इंटू एक्सेलरेशन वैल्यू जो था 3.516 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय D का वैल्यू कितना है 0.06। ये समझ में आया ना, 6/100 को मैंने डेसिमल में लिख लिया 0.06। बस इसको कैलकुलेट करो। अब इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आएगा t इक्वल टू 5.85 इंटू 10⁻⁹। ये जो कैलकुलेशन है तुम्हें खुद करना है, ऐसा नहीं कि कोई कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कोई कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, वहाँ पर तुम्हें खुद ही करना होगा। अभी अगर तुम सारे कैलकुलेशन खुद करते जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारा प्रैक्टिस बन जाएगा कि एग्जाम में तुम्हें इतना दिक्कत नहीं होगा। अब थोड़ा मुश्किल लग सकता है कैलकुलेशन, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास अराउंड 20 दिन का टाइम है। उसमें सारे जो भी न्यूमेरिकल्स दिया जाएगा या फिर जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा मैं क्लास में, उसको तुम खुद ही करना है कैलकुलेशन, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले भी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो है, वो एक साथ रखा जाता है एक कॉमन डिस्टेंस में, जो कि यहाँ पर लिखा भी गया है, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम P सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ से क्या डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है बताओ, पिछली वीडियो में पढ़ाया था मैंने। इसको कमेंट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कहाँ से होता है ये तुम्हें कमेंट करना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2L। 2L यहाँ पर क्या है, ये देखो दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है और दूसरा वाला नेगेटिव है, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 2L। और ये L क्या है, L है जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस है। मतलब मान लो मिड पॉइंट का नाम मैं P दे देता हूँ, तो P से -Q का डिस्टेंस कितना है L, और P से +Q का डिस्टेंस कितना है, ये भी है L। तो दोनों मिलकर दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बना, किसके बीच में, +Q और -Q के बीच में डिस्टेंस कितना बना 2L। तो अब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इंटू 2L, ये देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होता है वो तुम्हें कमेंट करना है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें पूछा क्या जाता है। यहाँ से ये पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई एक डाइपोल दे दिया गया है, तो इसका एक्सियल पॉइंट में इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मतलब पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के वजह से एक्सियल पॉइंट में क्या होगा, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। इसी चीज़ को हम अभी देखेंगे। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक्सियल पोजीशन और ये इक्वेटोरियल पोजीशन ये एक्चुअल में होता क्या है, वो चलो नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक्सियल पोजीशन इक्वेटोरियल पोजीशन के बारे में। देखो ये है +Q चार्ज और ये है -Q चार्ज, और ये है उनका सेंटर जिसको मैंने मान लिया P नहीं, हम यहाँ पर O ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंबल भी P है। अगर हम फिर मैं सेंटर को P डिनोट करूँ तो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा समझने में।
ओ है, और इन दो प्लस क्यू का ओ से डिस्टेंस मान लेते हैं एल, और ओ से माइनस क्यू का डिस्टेंस भी एल होगा। उसके बाद दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, दोनों में डिस्टेंस होगा 2l। तो यहाँ के लिए तुम बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू कितना होगा, मतलब P का वैल्यू कितना होगा, P का वैल्यू कितना होगा, अभी तो बताया था फॉर्मूला, Q इंटू 2l। यहाँ पर क्या होगा, P का वैल्यू होगा Q इंटू 2l। अब हमें समझना क्या है कि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। देखो एक्सियल पोजीशन मतलब वो पॉइंट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस में लाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये है प्लस और ये है माइनस, ये है उनका सेंटर ओ। अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ पर ले लूँ P, नहीं P नहीं, यहाँ पर ले लो A ले लेता हूँ। P A जो है, अभी A जो है इसका एक्सिस में लाई कर रहा है, तो A को क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन। ऐसा नहीं कि बस इस साइड नेगेटिव के साइड होना चाहिए, पॉजिटिव के साइड में हो सकता है। जैसे कि ये देखो, ये मान लो नेगेटिव इस साइड है, पॉजिटिव इस साइड है, और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ये भी इसका एक्सियल पोजीशन होगा। क्यों, क्योंकि ये भी उसका एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, और ये है उनका सेंटर ओ। अगर कोई पॉइंट ये डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहाँ पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर कोई भी पॉइंट इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा तो उस पॉइंट को इस डाइपोल का क्या बोला जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, ये है माइनस, ये है प्लस, इन दोनों के बीच में सेंटर है कहाँ पर ओ, और ये है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो या फिर नहीं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब वो लाइन जो एक दूसरे लाइन को डिवाइड करेगा, वो भी 90 डिग्री पर। किस पे, 90 डिग्री पर। मतलब ये जो लाइन है, ये जो डाइपोल का जो एक्सिस है, इसको वो डिवाइड कर रहा है। मतलब इसका लेंथ और इस साइड का लेंथ दोनों का सेम होगा। यहाँ पर हमें तो मान रखा है ये लेंथ L है और ये लेंथ भी L है, दोनों का लेंथ भी सेम है। और ये जो लाइन है इसको 90 डिग्री पे काट रहा है। अगर इसी लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, या फिर ये पॉइंट ले लो, या फिर ये पॉइंट ले लो, या फिर नीचे भी तुम जा सकते हो, जैसे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो। मतलब इसी लाइन पे तुम अगर कोई भी पॉइंट ले लो, वो उसका क्या कहलाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट। अब मान लीजिए हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ, माइनस और ये है प्लस, और ये है उसका सेंटर। सेंटर के लिए थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं, हाँ, सेंटर ओ। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी अलग कलर से ले लेंगे, थोड़ा इजी होगा समझने के लिए। ये है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ। अब इसके ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो, मैंने ये वाला पॉइंट चुना, इसका नाम हम दे देते हैं बी। अब इस बी को क्या बोला जाएगा, इस डाइपोल का, ये डाइपोल है हमारा पी, और इस बी को क्या बोला जाएगा, इस डाइपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन। बी क्या है यहाँ पर हमारा, इस डाइपोल का बी है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल। ठीक, यहाँ पर तुम बताओ, यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा। यह नेगेटिव, ये पॉजिटिव। मैंने क्या बताया था, डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव तक। तो डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा, डाइपोल का डायरेक्शन होगा यह, नेगेटिव से पॉजिटिव तक, इस डायरेक्शन में होगा डाइपोल। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है, एक्सियल पोजीशन क्या होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर एक्सियल पोजीशन, इन दोनों में हमें अभी क्या निकालना है। इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल।
इन दोनों पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू निकालना है। मतलब डाइपोल के वजह से उसके इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, अभी उसी चीज़ को हम इस टॉपिक में देखेंगे। चलो, जैसे कि मैंने तुम्हें समझा दिया था एक्सियल पोजीशन क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता है। अब तुम इस पिक्चर को देखो, अब तुम यहाँ से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि ए इसका एक्सियल पोजीशन है। और अगर तुम नेक्स्ट पिक्चर को भी देखोगे जहाँ पर इक्वेटोरियल मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर भी तुम अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो कि यहाँ पर ये पोजीशन पॉइंट उसका इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो अब तुम्हें इक्वेटोरियल एक्सियल पॉइंट समझ में आ गया। अब इसी पोजीशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, उसका क्या फार्मूला होता है, वही सब चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। उसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे करके सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। चलो, ये एक्सियल पोजीशन का ये पिक्चर बना दिया गया है, यहाँ पर तुम देख सकते हो सारी चीज़ें। जैसे ये हमारा डाइपोल है और ये उसका एक्सियल पोजीशन लिया गया है, कोई एक एक्सियल पोजीशन ए, और वो डाइपोल के सेंटर से ए का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आर। अब इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला में। यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। अगर जनरल केस के लिए, कोई जनरल केस मतलब हम यहाँ पर मान रहे हैं कि डाइपोल का जो लेंथ है वो भी थोड़ा इतना नेग्लिजिबल लेंथ नहीं है, मतलब ऐसा है कि थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए हम उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2kpr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन अभी तुम्हें डेरिवेशन करवाने के लिए उतना टाइम भी नहीं है, और ऊपर से डेरिवेशन तुम्हें एग्जाम में कोई काम नहीं है। तुम्हें क्या पूछेगा, तुम्हें यहाँ पर बस एक्सियल पोजीशन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वही पूछेगा। तुम्हें ये फार्मूला याद करना है, मैंने तुम्हें पहले से बताया था। हर चैप्टर के लिए एक A4 साइज शीट बना देना है और उसमें सारे फार्मूला लिखना है। तो उसी फार्मूला में, उसी जो शीट है उसमें ये वाला फार्मूला ऐड कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि जो सवाल आता है वो अक्सर किसके लिए आता है, वो आता है शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल बोले तो ऐसा डाइपोल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस में रखा गया है, और इसके लिए क्या होता है कि उसका एल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। अब तुम एल इक्वल टू 0 पुट करो इस फॉर्मूला में, क्या बनता है। अगर तुम एल को पुट करोगे तो तुम नोटिस कर सकते हो यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर, क्या दिया गया है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दिया गया। अगर मैंने एल को 0 पुट कर लिया तो एल स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सिर्फ आर स्क्वायर। और ऊपर देख सकते हो कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर दिया गया है। अभी हम अगर एल की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर होगा आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, आर टू द पावर 4। अभी तुम अगर थोड़ी सही से देखोगे तो ऊपर भी एक आर है, तो अगर सही से इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, 2kp/r³। तुम्हें ये वाला फॉर्मूला ही याद करना है। कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि शॉर्ट डाइपोल ही पूछा जाएगा। जनरल केस में जिसमें डाइपोल का लेंथ को भी हम नेग्लिजिबल नहीं मानते, वो वाला पूछने का चांसेस बहुत कम है, फिर भी तुम वो वाला फॉर्मूला देख लो। लेकिन अगर सबसे सही तो यही रहेगा कि जनरल केस वाला याद कर लो, और शॉर्ट डाइपोल के लिए तुम सिर्फ इतना ही याद करोगे कि एल 0 पुट करना है, तो इसके जगह तुम अगर सिर्फ एल को अगर तुम 0 ही पुट कर दोगे तो तुम्हारा काम हो भी जाएगा। 90% से भी ज़्यादा चांस है कि शॉर्ट डाइपोल के लिए पूछा जाएगा, लेकिन जनरल केस वाला अगर याद कर लोगे तो अच्छा है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें जो चीज़ें बताया था कि शॉर्ट डाइपोल के लिए आर जो होता है वो बहुत एल से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम एल को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। बाकी यहाँ पर सारे टर्म्स को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या क्या टर्म्स दिया गया है। वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया गया है, फिर भी देख लो। पहले क्या दिया गया, के दिया गया है। के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ के क्या होता है, के होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांस्टेंट होता है, वो जो हमने देखा था पिछली वीडियो में। उसमें क्या था, F = K/Q1 Q2/r²। यहाँ पर था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ये कांस्टेंट है। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ इसका मैंने डायमेंशन वगैरह भी तुम्हें बता दिया था, उसको भी थोड़ा याद कर लेना, वो पूछा जा सकता है। इसका यूनिट वगैरह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या देखेंगे, के देख लिए, के होता है कांस्टेंट, पी तो हमारा डाइपोल होता है। डाइपोल कैसे निकालोगे, डाइपोल का वैल्यू कैसे निकालोगे, P = Q × उसके बीच में जो डिस्टेंस है, हमने यहाँ पर डिस्टेंस कितना माना है, 2L। वहाँ पर एग्जाम में तुम्हें डायरेक्ट P नहीं देगा, वहाँ पर तुम्हें Q दे दिया गया होगा और 2L जो है उसका डिस्टेंस दे दिया होगा। ऐसे भी चालाकी कर सकता है कि सिर्फ ऐसे बोल दे कि +Q चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो फिर तुम्हें क्या करना है, वो जो 4 सेंटीमीटर है वो 2L नहीं है, वो है L। उसके साथ तुम 2 मल्टीप्लाई करोगे, 2L निकालोगे,
फिर उसके साथ चार्ज को जो है मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके तुम्हें P निकलेगा। उसके बाद P समझ में आ गया। R क्या है? R है उस पॉइंट का डिस्टेंस। R क्या है? R है एक्सियल पॉइंट का डिस्टेंस। कहाँ से? सेंटर से। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखा भी गया है। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। 12 क्या है? लेंथ ऑफ डाइपोल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन अभी तो मैंने समझाया था कि वो डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट हो सकता है। ये जो लाइन सेगमेंट है OA, ये इस डाइपोल को बाइसेक्ट भी कर रहा है और 90 डिग्री एंगल भी बना रहा है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? इस डाइपोल का इस A पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमें निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि हमने 2 केसेस ऊपर भी देखा था, यहाँ पर भी 2 केसेस है। पहला वाला क्या है? जनरल केस, जहाँ पर क्या होता है कि डाइपोल का लेंथ को हम नेग्लेक्ट नहीं करते। दूसरा होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए। शॉर्ट डाइपोल में क्या होता है? डाइपोल का लेंथ को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि L का वैल्यू 0 है। बस वैसे ही जैसे पिछली में किया था, इस बार भी वैसे ही करना है। अगर तुम अभी देखोगे कि यहाँ पर क्या है? R² + L² टू दी पावर 3/2। अभी यहाँ पर तुम L की जगह में 0 पुट करो। और तुम 0 पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा क्या? R⁴। ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला। इक्वेटोरियल पोजीशन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनेगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तुम ये भी नोटिस करो, यहाँ पर एक नेगेटिव साइन दिया गया है। क्या दिया गया है? नेगेटिव साइन। जूम करके दिखा देता हूँ तुम्हें। ये नेगेटिव साइन दिया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर क्या समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल थोड़ा कम आते हैं, ज़्यादातर क्या आते हैं? थियोरेटिकल सवाल आते हैं। थियोरेटिकल सवाल में क्या पूछ लेता है? इनमें से कौन सा वाला इनकरेक्ट है, या फिर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कौन सा वाला डाइपोल के लिए सही नहीं है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कौन सा वाला सही है। तीनों इनकरेक्ट होगा, कोई एक सही होगा, उसको तुम्हें चुनना होगा। तो एक चीज़ यहाँ पर तुम ये वाला भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? जो डाइपोल होता है उसका डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट होता है। जैसे कि तुम यहाँ पर पिक्चर में भी थोड़ा देख सकते हो। देखो पिक्चर को देखो अच्छे से। पिक्चर में तुम A पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में दिखाया गया है? राइट डायरेक्शन में। लेकिन जो डाइपोल का डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। डाइपोल का डायरेक्शन याद है या फिर नहीं? क्या मैंने बोला था? नेगेटिव से पॉजिटिव तक। नेगेटिव से पॉजिटिव तक। तो यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन किस साइड है? लेफ्ट की साइड है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस साइड है? राइट की साइड है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है वो वाला बात कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑपोजिट टू डाइपोल। ये किस केस में होता है? ये सिर्फ इक्वेटोरियल के केस में होता है। एक्सेल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक्सेल के केस में तुमने देखा था कि फॉर्मूला में कहीं पर नेगेटिव नहीं देखा था ना। ठीक उसी टाइप है। थोड़ा एक्सेल का भी फॉर्मूला और एक बार देख लो। यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर कहीं पर भी नेगेटिव साइन है क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सेल के केस में वो डाइपोल के साथ एकदम पैरेलल है। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल के पैरेलल नहीं है, वो उसका एंटी पैरेलल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर देखो राइट साइड है और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है? लेफ्ट साइड। समझ में आएगा? ये भी एक स्टेटमेंट हो सकता है कि याद कर लेना कि एक्सेल पोजीशन में जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, समझ में आया अभी तुम्हें? इस टॉपिक में अब जो भी चीज़ था पूछने वाला वो मैंने तुम्हें बता दिया। क्या क्या पूछ सकता है? पहली बात तो डाइपोल के बारे में पूछ सकता है कि डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है। ये मतलब स्टेटमेंट में दे देगा कि डाइपोल का डायरेक्शन, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, डाइपोल का डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में पॉजिटिव से नेगेटिव लिख ले और वहाँ पर तुम्हें इनकरेक्ट वाला चुनने को बोल ले। ऐसा आ सकता है। और क्या आ सकता है? और ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल पूछ ले कि इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। वहाँ पर तुम्हें सब कुछ दे दिया गया होगा, चार्ज दे दिया गया होगा, डाइपोल का डिस्टेंस दे दिया गया होगा, पॉइंट का डिस्टेंस भी दे दिया गया होगा। ये सब दे दिया गया होगा और तुम्हें निकालना है। एक्सियल में पूछ सकता है या फिर इक्वेटोरियल में पूछ सकता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें क्या बताया जो स्टेटमेंट में आ सकता है वो ये है, जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इक्वेटोरियल पोजीशन में डाइपोल के ऑपोजिट होता है, लेकिन जो एक्सियल पोजीशन में है उसमें सेम डायरेक्शन होता है। मतलब एक्सियल पोजीशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और डाइपोल का डायरेक्शन दोनों सेम होता है, लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन में पूरा उल्टा होता है। समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन डाइपोल।
टॉपिक को समझने से पहले हमें पहले देखना होगा कि टॉर्क क्या होता है। टॉर्क क्या होता है? कोई एक बॉडी को जो रोटेटिंग फोर्स उसके एक्सिस के अराउंड रोटेट करवा देता है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। अभी हम देखेंगे डाइपोल के ऊपर टॉर्क कैसे पड़ता है। डाइपोल को अगर हम कोई भी डाइपोल को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख लेंगे तो उसके ऊपर कोई ऐसा एक फोर्स पड़ेगा, मतलब टॉर्क आएगा, जिसके वजह से क्या होगा, वो बॉडी ऐसे रोटेट करने लगेगी। उसको हम देखेंगे। अब हमें इस टॉपिक में अक्सर देखना क्या है, इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि टॉर्क, डाइपोल में जो टॉर्क पड़ता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। क्या देखना है? उसका फॉर्मूला क्या होता है। और उसके साथ साथ क्या देखना है, टॉर्क कहाँ पर मैक्स होगा, टॉर्क कहाँ पर मिन होगा, मतलब मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा, वो भी हमें देखना है। चलो अब शुरू करते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल का फॉर्मूला पहले क्या होता है? टॉर्क ऑन डाइपोल का फॉर्मूला आता है टी टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? अगर मैं बोलूँ एक वेक्टर है और एक वेक्टर है बी, इन दोनों का बीच में क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो कितना होगा? वो होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप उसका डायरेक्शन दिखाता है। तो ए बी साइन थीटा क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। मतलब ए और बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो हमें क्या पता चला कि अगर दो वेक्टर है ए और बी, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए बी साइन थीटा। समझ में आया? उसी हिसाब से हम अभी अगर देखें कि टॉर्क क्या है, टॉर्क है पी और ई, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब क्या होगा? अब मैंने बताया कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, जैसे होता है ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ठीक उसी तरह पी दोनों वेक्टर हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? पी साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? पी साइन थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर एक डाइपोल है और उसका डाइपोल का मैग्नीट्यूड पी है और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। और फिर उन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, वो जो दो, एक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इन दोनों का टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? पी ई साइन थीटा। यहाँ पर एंगल कैसे देखना है देखो, मैंने क्या बताया था, डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव तक, यहाँ से। तो पी का डायरेक्शन होगा यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक, और ई का डायरेक्शन यहाँ पर दिया गया है किस साइड को? राइट साइड को है। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? यही वाला एंगल। यही वाला एंगल कितना माना है हमने यहाँ पर? थीटा। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा? टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा पी ई साइन थीटा। समझ में आया? अब चलो अब हम समराइज करते हैं। समराइज क्या करना है? टॉर्क ऑन डाइपोल जो होता है, अगर कोई डाइपोल है जिसका मैग्नीट्यूड पी है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई है और उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उसका जो टॉर्क होगा वो कितना होगा? पी ई साइन थीटा। समझ में आया? ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। ये जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ ना, इस फॉर्मूला को याद रखना है। इस चीज़ को तुरंत A4 शीट जो तुमने बनाया है उसमें जाकर लिख लो, ठीक है। अब हमें देखना है कि टॉर्क कहाँ पर मैक्स होगा, मतलब टॉर्क कहाँ पर मैक्सिमम होगा और टॉर्क कहाँ पर मिनिमम होगा। इस चीज़ को अभी हमें देखना है। टॉर्क का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वो डिपेंड करेगा साइन थीटा पर। साइन थीटा पर अगर हम साइन थीटा के वैल्यू 1 करें, साइन थीटा का वैल्यू अगर हम 1 करें तो टॉर्क का वैल्यू कितना होगा? तुम देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले पर तुम साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट करो इस फॉर्मूले पर, तो तुम्हें क्या मिल रहा है? टॉर्क का वैल्यू क्या मिलेगा? पी मिलेगा। और यही होता है डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू, क्या होता है? पीई। और ये कहाँ पे हमें मिलता है? थीटा 90 डिग्री पर, क्योंकि 90 डिग्री पर जो होता है वहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है टॉर्क मिनिमम। टॉर्क मिनिमम होता है 0, और ये हमें कहाँ मिलता है? जब साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है या फिर 180 डिग्री होता है, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर क्या होता है? 0 होता है। अगर तुम यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 0 पुट करोगे, तुम देखो 0 पुट करने पर क्या मिलेगा? टॉर्क का वैल्यू मिलेगा 0। टॉर्क नेक्स्ट है वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल। मतलब एक डाइपोल को, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल रखा गया है, उसको हम रोटेट करने पे कितना वर्क डन लगेगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है? मान लो पहले वो जो डाइपोल है वो थीटा 1 एंगल में था और उसको हमने थीटा 2 एंगल पे ले गए। मतलब देखो तुम समझने का कोशिश करो, जैसे कि ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है
हम थोड़ा डाइपोल के लिए कलर अलग ले लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं। अब देखो, और ये है डाइपोल, ये है डाइपोल, डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अभी मान लो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, θ1। अब मैंने इसको कुछ रोटेट किया, मान लो कि मैंने कुछ इसको इस तरह से रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या हुआ, सेकंड सिनेरियो क्या हुआ, रोटेट करने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ब्लू में लिया था तो उसी को और एक बार ब्लू में ही लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में इजी रहे। नहीं, डायग्राम सही नहीं हुआ ना, अभी सही रहा। ये रहा ब्लू, ये रहा ब्लू, ये रहा ब्लू। और उसके बाद डाइपोल, डाइपोल को मैंने कुछ उसके बाद ऐसे एंगल में ले गया, और फिर इन दोनों के बीच में कितना एंगल बना, इनके बीच में जो एंगल बना वो बना θ2। मतलब क्या था कि मैंने θ1 में पहले डाइपोल था, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले डाइपोल θ1 एंगल बना रहा था, अब वो बनाने लगा θ2। तो θ1 से θ2 तक रोटेट करवाने में मुझे कुछ तो वर्क डन लगा होगा, तो वो वर्क डन कितना है उसी को निकालने का फॉर्मूला है ये वाला। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है वर्क डन इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। पहले तुम इस चीज़ को समझो कि θ1 क्या है और θ2 क्या है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होता है। θ2 जो है वो है फाइनल एंगल, मतलब रोटेट करने के बाद जिस एंगल में वो डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड रहे वो वाला है θ2। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। इस टॉपिक में क्या है, ये है कि अगर कोई डाइपोल को ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थोड़ा लाइन्स बना लेते हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर ये वाला डाइपोल है, डाइपोल। अगर कोई डाइपोल को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख रहा हूँ तो वो क्या होता है कि हमें पहले पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी होता है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन के वजह से जो एनर्जी एक्वायर कर लेता है कोई एक मटेरियल, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को ऐसा रख लूँ तो वो कुछ एनर्जी एक्वायर करेगा, तो उसी एनर्जी को यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बोल जा रहा है। और जो पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल एक्वायर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखकर, इलेक्ट्रिक फील्ड रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और डाइपोल है पी मैग्नीट्यूड का डाइपोल को ई मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला होगा माइनस पी कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, थीटा है इन दोनों के बीच में एंगल, ठीक। और इस फॉर्मूला को भी तुम्हें याद रखना है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें याद रखना है, देखो जो टॉर्क है वो कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, हमने पहले देखा था 0 डिग्री पे जीरो हो रहा है, 180 डिग्री पे जीरो हो रहा है। और एक चीज़ तुम याद रखना, जहाँ पर जो टॉर्क है वो जीरो हो रहा है वहाँ पर क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम मिलता है। इक्विलिब्रियम समझ रहे हो या फिर नहीं, लॉज ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन जब तुम रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़े थे तब ये भी पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होता है जहाँ पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है। एक चीज़ तुम याद रखना, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा क्या होता है कि नेट फोर्स इक्वल टू नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। मतलब अगर कोई डाइपोल को मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो उसके ऊपर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया। और एक चीज याद ये रखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या होता है, नॉन जीरो होता है। ये चीज़ को थोड़ा याद रख लेना। अब यहाँ पे समझ में आया कि टॉर्क जीरो होता है बोथ 0 डिग्री और 180 डिग्री में, इसीलिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम मिलता है 0 डिग्री और 180 डिग्री में। तो हमें ये पता चल गया कि कहाँ कहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा, एक मिलेगा 0 डिग्री पर और दूसरा मिलेगा 180 डिग्री पर, ठीक है। अब क्या है कि 0 डिग्री 180 डिग्री केस को थोड़ा अच्छे से समझते हैं, इस पर सवाल पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ये क्या है, 0 डिग्री में जो इक्विलिब्रियम मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम,
और 180 डिग्री में जो इक्विलिब्रियम मिलता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसा क्यों बोलते हैं? एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारे ज़िंदगी में क्या होता है, हम हाई एनर्जी स्टेट को ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, लेकिन पढ़ाई में क्या होता है उसका उल्टा होता है। जहाँ पर एनर्जी कम रहता है उसको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तुम देखो, अभी तुम ये फॉर्मूला में 0 डिग्री और 180 डिग्री पुट करके देखो। कॉस 0 डिग्री क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? 1। कॉस 180 डिग्री क्या होता है? कॉस 180 क्या होता है? -1। अब यहाँ पर तुम -1 पुट करो और ये 1 पुट करो, दोनों पुट करके देखो। अगर तुम कॉस 0 पुट करते हो जिसका वैल्यू 1 है तो तुम्हें यू कितना मिलेगा? -p मिलेगा। लेकिन अगर तुम कॉस 180 पुट करते हो जिसका वैल्यू -1 है तो यू क्या मिलेगा? +p मिलेगा। ठीक है, अब तुम क्या देख रहे हो? +p जो है -p से ज़्यादा है ना? तो इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी कहाँ ज़्यादा है? 180 डिग्री में एनर्जी ज़्यादा है। अभी मैंने तुम्हें क्या बोला? हम जो पढ़ाई में जो होता है जहाँ पर एनर्जी कम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन बना? -p का एनर्जी कम है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसीलिए इसको बोला गया स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसको क्या बोला गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो अभी समराइज करते हैं। समराइज में क्या है? 0 डिग्री में जो इक्विलिब्रियम मिलता है उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। 180 डिग्री में जो वाला इक्विलिब्रियम मिलता है उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 0 डिग्री में जो होता है एनर्जी कितना मिलता है? -p, जो कि मिनिमम एनर्जी है, इससे कम एनर्जी है ही नहीं डाइपोल के लिए। और जो मैक्सिमम एनर्जी कितना हो सकता है वो है +p। वो कहाँ मिलता है हमें? 180 डिग्री पर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अब क्या है कि इसके रिलेटेड जो जो सवाल है उसको थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये दिया गया है कि डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट p, डाइपोल मोमेंट कितना दिया गया है? p इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस में रखा गया है? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका वैल्यू क्या दिया गया? E, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड। इफ द डाइपोल इज अलाउड टू रोटेट एंड कम टू रेस्ट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू P इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही होता है। अब तुम यहाँ पर सारी चीज़ें देख लो। यहाँ पर जो है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू P दिया गया है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E दिया गया है। और क्या बोला गया है कि डाइपोल इज अलाउड टू रोटेट एंड कम टू रेस्ट, मतलब फाइनली वो किस रेस्ट में आ गया है? इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब तुम्हें बता रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो θ2 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। उसके बाद क्या दिया गया कि पहले कहाँ पर था? पहले था थीटा एंगल पर। अब तुम सारी चीज़ें पुट करो, पी ई रहा, उसके साथ कॉस थीटा, माइनस में क्या होगा? कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। बस अब तुम्हें मिल गया आंसर। कौन सा वाला होगा आंसर? ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पर दिया गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल रिजल्ट इन जीरो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पर जीरो टॉर्क मिलेगा? ये वाला पहले ट्राई करो, क्या होगा? ये तो इजी है, सोचो। अभी मैंने बताया था लेक्चर के टाइम में। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? पहला ऑप्शन दिया गया कि डाइपोल इज एट 30 डिग्री टू द फील्ड। उसके बाद वाला ऑप्शन क्या दिया गया है? तो द डाइपोल इज अलाइंड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड। उसके अगले वाला ऑप्शन क्या दिया गया है? डाइपोल इज एट रेस्ट 40 डिग्री टू द फील्ड। उसके अगले वाला क्या दिया गया था? डाइपोल इज एट 60 डिग्री टू द फील्ड। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था? जो डाइपोल है अगर वो 0 डिग्री में रखा जाए या फिर 180 डिग्री में, तब क्या होता है? जो टॉर्क होता है वो 0 होता है। तो 0 डिग्री 180 डिग्री हमें कहाँ मिलेगा? पैरेलल में मिलेगा और एंटी पैरेलल में मिलेगा, समझे? तो फिर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो फिर हमें क्या मिला? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्यों?
क्योंकि जो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, इन दोनों में क्या होता है, टॉर्क जीरो होता है। नेक्स्ट, potential energy of an electric dipole in a uniform electric field is given by U equal to minus P dot E. What is the potential energy of when the dipole is oriented anti-parallel to the field? पहले यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर क्या दिया गया है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है, एंगल होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो U का वैल्यू आएगा +P। ठीक है, यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, a dipole of moment P is placed in an uniform electric field E. If the dipole is in stable equilibrium, what is the direction of P relative to E? पहले यहाँ पर देखो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और क्या बोला गया है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम कितना डिग्री एंगल होता है, 0 डिग्री एंगल होता है। फिर यहाँ पर क्या पूछा गया, व्हाट इज द डायरेक्शन। अगर 0 डिग्री है तो क्या बनेगा, पैरेलल होगा। जो कि ऑप्शन बी में है। एंटी पैरेलल कब होता है, 180 डिग्री में। परपेंडिकुलर में कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो फिर हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, a dipole of dipole moment P is placed in an electric field E such that it is initially perpendicular to the field. What is the work done by the field in rotating the dipole from 90 डिग्री to 0 डिग्री। ऐसा ही सेम सवाल मैंने अभी अभी करवाया है, तो ये वाला तुम्हारे लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, इसका आंसर निकाल कर मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और अगले वीडियो में इसको हम डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट, an electric dipole is placed in an uniform electric field in which orientation will the torque on the dipole will be maximum। टॉर्क कब मैक्सिमम होगा, टॉर्क कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, इजी सा सवाल है, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट, an electric dipole of dipole moment P is placed in an uniform electric field E. It makes an angle theta with the field. What is the magnitude of the torque acting on the dipole? ये तो पूरा इजी सा है, देखा जाए तो बस इसने बस फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो आंसर कौन सा होगा। यहाँ पर देखो पी टैन थीटा नहीं होता, पी टैन थीटा नहीं होता, पी कॉस थीटा नहीं होता, पी बाय साइन थीटा नहीं होता। ऑप्शन डी, पी साइन थीटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड experience a non-zero torque but a zero net force. What does this imply about the field and the forces on the charge? वैसे यहाँ पर सवाल में ही तो दे दिए गए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर देखा जाए कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो कंफर्म है कि ये जो फील्ड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये तुम्हें मैंने बताया था उस टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन में फील्ड इज यूनिफॉर्म, द डाइपोल मूवमेंट मस्ट बी जीरो। डाइपोल मूवमेंट मस्ट बी जीरो होगा, ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। डी क्या दिया गया, तो फील्ड इज जीरो एट द लोकेशन ऑफ द डाइपोल सो फोर्सेस वैनिश। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें ये दिख रहा है कि जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। वैसे तो सवाल में भी दे दिया गया है कि यूनिफॉर्म है, पता नहीं फिर से क्यों पूछा है। फिर भी तुम यहाँ पर देख सकते हो कि नेट फोर्स अगर जीरो है मतलब फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म ही होगा। एंड द फोर्सेस ऑन द चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड। हाँ ठीक है, ऑप्शन बी ही ठीक है। ठीक है, इस वीडियो के लिए ही इतना ही। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का और जो थोड़ा सा रह गया है बस गॉस लॉ वाला, उसका हम डिस्कशन कर लेंगे, और उस रिलेटेड जो भी सवाल पूछा गया है सब हम डिस्कशन कर लेंगे। और मैंने एक सवाल आपको करने को बोला है, वो वाला करके इस कमेंट सेक्शन में दे देना। अगर कुछ डाउट हो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।